So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of CSR and business ethics. So, in this video, we will discuss about Indian ethos. तो बेसिकली अगर हम एथोस की बात करते हैं तो एथोस हमारा बिजनेस एथिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम CSR एंड बिजनेस एथिक्स के चैप्टर में हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडियन एथोस होता क्या है। एथोस जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है एथिक्स से। अब अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक पर्सन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करके चलती है, बना के चलती है कि हाँ हमें इन एथिक्स के ऊपर अपने फंक्शंस को, ऑपरेशंस को क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब इंडियन एथोस क्या हुआ, वो एथोस, वो एथिक्स जो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट डज इंडियन एथोस और वी कैन से एथोस मीन्स इन इंडियन और CSR बिजनेस एथिक्स लैंग्वेज। तो अब बेसिकली अगर हम कंसेप्ट की बात करते थे कि एथोस का मीनिंग क्या हुआ, हमने जैसा कि पढ़ा कि एथोस जो है हमारा एथिक्स वर्ड से ही ओरिजिनेट हुआ है। बट एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड बाय एनी ह्यूमन बीइंग्स और बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे एथोस का मीनिंग क्या हुआ, इंडियन एथोस का मतलब क्या हुआ, एथोस रेफर्स टू वो किसी की स्पिरिचुअल जो थॉट ऑफ माइंड्स हो गई, किसी की वैल्यूज हो गई, किसी के सेंटिमेंट्स हो गए, किसी के बिलीव्स हो गए, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी कल्चर के, किसी भी ग्रुप के, जो वो अपने एक बिहेवियर में लेके चलता है दैट येस these are my values, these are my beliefs, these are my spiritual activities, these are my spiritual beliefs, these are my sentiments। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एथोस हो गए, जो एक पर्सनैलिटी, जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो एक बिजनेस एटिकेट्स सारे अपने अंदर फॉलो करके चलते। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एथोस। अब इंडियन एथोस का मतलब क्या हुआ, अगर हम इन एथोस की बात करते हैं तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, एज एन होल क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। अब ये तो नहीं है ना वी आर इंडियंस के हाँ भाई हमारे ये एथोस होंगे, ज़रूरी नहीं है। बट अब क्या हुआ, यही एथोस क्या पता कहीं फॉरेन में भी कोई पीपल इसको कंसीडर करके चलता हो अपनी लाइफ में, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करके चलता हो। अब इंडियन एथोस का मीनिंग क्या हुआ, वो एथोस जो इंडिया के ह्यूमन बींग्स, इंडिया की कम्युनिटी, इंडिया के ग्रुप से इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फॉलो करती है, कंसीडर करती है एज देयर वेल बींग्स। ओके, तो अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी पॉइंट्स हम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एथोस डिस्कस करते हैं, दीज कैन बी कंसिडर एज फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेसिकली अब जो हम फॉलोइंग जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स, इनको हम एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और इंपॉर्टेंस इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ एथोस इन डीप सेंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फॉर टुडे इज कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी एथोस को क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी हम क्या बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड वाइड जो है ये एथोस क्या किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि हम वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जा रहे हैं तो हर जगह फॉलो किए जा रहे हैं। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हुई, कोई भी एक सोशल यूनिट है, कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी है, कोई हमारी कम्युनिटी है जो एक पर्टिकुलर एथोस को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी बिलीफ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर ग्रुप को उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी वैल्यू से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई। अब ये वर्ल्ड वाइड भी हम कलेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एज अ ग्रुप, एज अ कल्चर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है। अब एथोस क्या है, एथोस फाउंड कैसे हुआ है, उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई है। तो बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो हम एथोस में फॉलो करते हैं, बिहेवियर से फॉर्म हुआ है हमारा एथोस, कस्टम से फॉलो हुआ है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बिहेवियर्स लेके चलते हैं हमारे अंदर कि हाँ अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना। तो ये क्या हो गया, एक बिहेवियर हो गया, ये हमारे सेंटिमेंट्स हो गए, हमारी वैल्यूज, हमारी बिलीव्स हो गई। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस। अगर हम एथोस की बात करते हैं तो एथोस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाय कल्चरल आइडेंटिटी, बाय ट्रेडिशंस ऑफ एनी कंट्री, बाय एन ह्यूमन बीइंग और प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रुप। कि हाँ भी कोई भी ग्रुप है जो वो क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, क्या क्या उनकी वर्किंग है, क्या क्या उनके नॉर्म्स है, क्या क्या उनके बिहेवियर्स है। एंड्यूरिंग नेचर क्या हुआ, एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जो एक शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, क्या हो, जिसकी ड्यूरेशन क्या हो, काफ़ी लंबी हो। तो टिपिकली अगर हम हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की अगर हम हमारी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम देखते आए हैं कि फॉर एग्जांपल हिंदूज जो हैं वो क्या करते हैं, वो पूजा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आज पूजा की और हम कल पूजा नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी डे बाय डे या फिर हम एक बोल सकते हैं जो एक हेरिटेज होता है, हमने जो भी हमारे एटिकेट सीखे है, गॉड के अंदर वैल्यू सीखी है, बिलीव सीखी है, वो हमारे पेरेंट्स से सीखी है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी है, हमारे अपर जो भी हमारी जनरेशन थी हमने उनसे सीखी है। बट अब वही चीज़ें क्या होंगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन सीखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, एंड्यूरिंग नेचर रहेगा, जो भी हमारी बिलीव्स है, जो भी हमारी वैल्यूज़ है, जो भी हमारे सेंटिमेंट्स हैं। अब अगर हम ग्रुप मोरालिटी की बात करते हैं तो क्योंकि
जो भी हमारे एथोस है ना, वो किस चीज़ का फ्रेमवर्क है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें एक ग्रुप है जो उसे फॉलो करता है। भाई कैसे जो एथोस है वो बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोरालिटी कहाँ पे क्रिएट कर रही है, इन अ ग्रुप, इन अ कल्चर, इन अ कम्युनिटी। ओके, सो दिस कैन बी कंसिडर एज एथोस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप मोरालिटी। नेक्स्ट टॉपिक को टुडे इज एक्सप्रेस थ्रू रिचुअल्स। अब अगर हम बात करते हैं रिचुअल्स की बात करते हैं, तो हम जो हमारे एथोस है हम उसको बाय रिचुअल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम उनको दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर हमारे क्या है, एथोस है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में साड़ी बहुत ज़्यादा वियर की जाती है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे रिचुअल्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हिंदूज की क्या है, ये उनके क्या है, सेंटिमेंट्स है, ये उनके रिचुअल्स है, ये उनके एथोस है, सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस होगी जो हम सिंबल्स में बात करते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लगा के चल सकते हैं इन कम्युनिकेशन स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में नमस्ते बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग एनीवन, तो अब ये क्या हो गया, ये उनके एथोस हो गए, कम्युनिकेशन का स्टाइल हो गया। कोई भी सिंबल है, फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर में जाते हैं तो हम हाथ जोड़ के खड़े होते, तो वो क्या हो गए, हमारे सिंबल ऑफ अ कम्युनिटी हो गया, सिंबल ऑफ अ नेशन हो गया, सिंबल ऑफ पीपल हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कोई एथोस है, तो अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में भी जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हैं, सोसाइटी में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम उन्हीं एथोस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी जो हमारे एथोस है वो यहाँ पे भी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव नेचर। अब इंक्लूसिव नेचर में क्या आता है, भाई ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलती है, ठीक है। अभी एनकम्पोज करते हैं कि हाँ भाई जो भी डाइवर्स एलिमेंट है ना, भाई वो डिफाइन किया जाए कम्युनिटी को। अब डाइवर्स क्या हुआ, भाई अगर हमारा कोई भी नेचर है, तो हम अगर हमारे चेंजेस आते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम उसको इजीली क्या कर पाए, डिवर्सिफाई कर पाए। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वही बात है कि जो भी हमारे एथोस है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ, लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ के साथ, लॉन्ग टर्म कल्चरल नॉर्म्स के साथ क्या चलते रहेंगे स्मूथली ऑनगोइंग चलते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिव ऑफ चेंज। अब यहाँ पे वही बात की गई है कि हाँ भाई एंड्यूरिंग नेचर है, डाइवर्सिफाई हर एक पर्सन के अंदर, अगर हमारे अंदर एथोस हैं तो हम उसको एक सोसाइटल चेंज के लिए क्या करें, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वहीं क्या है, अगर हमें किन्हीं चेंजेस को फॉलो करना पड़ रहा है फॉर वेलबिंग, फॉर सोसाइटल चेंज, फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, अगर वहाँ पे वोल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर एक अडप्टिव चेंज भी होना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारे एथोस है, हमारे नॉर्म्स है, हमें पता है कि हम इन नॉर्म्स को, इन सेंटिमेंट्स को फॉलो करके इजीली डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ माइंड। ओके, तो अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई हमारे एथोस क्या है। तो जो हमारे एथोस है वो हमें गाइड करते हैं दैट हाउ कैन आर एथोस इन्फ्लुएंस आर डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन वी टेक अ गुड डिसीजन ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया, कल्चरल हेरिटेज। अब हेरिटेज क्या हो गया, जो भी हमारी एक क्या बनती है, एक ट्री बनता है ना हमारा, जैसे हमारा फैमिली ट्री बनता है, वैसे ये हो गया कि कल्चरल हेरिटेज जो है वो करंट में नहीं चला है, ये हमारा कहाँ से चला जा रहा है, जनरेशन से चला आ रहा है। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके भी पेरेंट्स थे, फिर हमारे पेरेंट्स हैं, फिर हम हैं, फिर हमारे हो गए, फिर ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक हेरिटेज के रूप में चली जा रही है, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को, हमारे सेंटिमेंट्स को क्या कर रही है, हमारी पास्ट जनरेशन भी उसे फॉलो कर रही थी, हम भी फॉलो करें, और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे फॉलो करने वाली है। तो ये क्या हो गया, कल्चरल हेरिटेज हो गया। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी बिहेवियर। अब जो हमारे एथोस है वो शेप करता है दैट व्हाट विल बी आवर बिहेवियर, आवर एटीट्यूड, आवर बिलीव्स। भाई एक जो इंडिविजुअल है, किसी भी अगर हम कम्युनिटी में है, किसी भी ग्रुप में है, तो हम हमारे एथोस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है हमारा रेजिलियंस। अब रेजिलियंस और कोहेशन क्या हो गया हमारा, कि अगर कोई भी चैलेंजिंग टाइम आता है तो हमें क्या रहना, बिल्कुल ही नॉर्मल माइंड के साथ रहना, नॉर्मल थॉट ऑफ माइंड के साथ रहना। फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए। क्या है, क्योंकि वो हमारे एथोस के, हमारे एथिक्स के क्या है, एक पार्ट है। एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या हो गई, ऑफन ऐसा होता है कि हाँ भाई हमारी जो एजुकेशनल वैल्यूज़ है, प्रायोरिटीज़ है किसी भी कम्युनिटी की, वो भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी टू बाय आवर एथोस, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं हमारी लाइफ में। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसी हो गई, हमारी सोशल वैल्यूज़ हो गई, हमारी इकोनॉमिकल वैल्यू हो गई, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक इंटीग्रेशन है जो हमारे एथोस के अंदर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत सारे ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इंटीग्रल रूप से क्या करती है, हमें इफेक्ट करती है। क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस क्या हो गई, भाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं जितने भी हमारे डाइवर्सिफाइड एथोस है, जो भी हमारे लिए क्या है, असेंशियल है कि हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को या फिर कोलैबोरेशन को क्या कर पाए, इफेक्टिवली अडॉप्ट कर पाए। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वी आर रीडिंग और स्टडिंग अबाउट इंडियन एथोस। तो इंडियन एथोस का हमारे मैनेजमेंट से क्या लेना देना है, हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं एज एन मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, भाई इंडियन एथोस का क्या रोल है हमारी मैनेजमेंट में। सो लेट डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एथिकल डिसीजन मेकिंग। हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे माइंड में क्या होने चाहिए, स्टक करने चाहिए एट दैट टाइम वी आर मेकिंग एनी डिसीजन। तो ये वो जो एथोस है वो हमें गाइड करेंगे। कोई अगर मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है वो किस पे बेस्ड होंगे, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल धर्म, कर्म, अहिंसा। अब यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स हैं या फिर इसी ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें और भी देखने को मिलेंगे। ये सब वर्ड्स मे बी अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट भारत, जो हमारे CSR और बिजनेस एथिक्स का क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम डीपली डिस्कशन भारत वाली वीडियो में इसका करने वाले। फिलहाल के लिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ भी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, हमें डिसीजन हमारे धर्म के बेसिस पे, कर्म के बेसिस पे और अहिंसा के बेसिस पे हमें हमारे डिसीजन मेकिंग करने हैं। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप स्टाइल। भाई जो भी एक लीडरशिप स्टाइल है ना, उसको जो हमारे एथोस है वो भी कैसा रोल परफॉर्म करता है, उसको एनकरेज करता है कि भाई वो कंपैशनेट रहे, माइंडफुल एक्टिविटीज का यूज करके हमारे एम्प्लॉयज की वेल बीइंग के बारे में सोचे एज अ लीडर। नेक्स्ट है हमारा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब अगर हम हमारे इंडियन एथोस की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्पफुल करता है, तो जो हमारे एथोस है वो मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि हाँ भाई जो हमारे स्टेक होल्डर्स है ना, उनकी एंगेजमेंट हमारी वर्किंग में कितनी ज़्यादा कंसिडरेबल पॉइंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका इंटरेस्ट लेना, उनका म्यूचुअल बेनिफिट होना, हमसे अच्छे रिलेशनशिप्स होना हमारे एम्प्लॉयज़ के, हमारे स्टेक होल्डर्स के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम रिलेट कर सकते हैं CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को ना हमारे एथोस क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हाँ भाई हमें CSR को लेके भी कमिटमेंट एक प्रोवाइड करनी चाहिए, हम कमिटेड होने चाहिए टुवर्ड CSR, कि हाँ हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन से CSR एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें सोसाइटल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या करना है, परफॉर्म करना है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या हो गया, ये वैल्यू देता है किस चीज़ को, बैलेंस्ड अप्रोच को, किस चीज़ में हमारे जो पर्सनल लाइफ है उसको अलग लेके चलना चाहिए और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी अलग लेके चलना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो हमारे इंडियन एथोस हैं, या फिर हम सिर्फ एथोस की बात करें अगर मैनेजमेंट में, तो एक वैल्यू बनाए रखता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता है इन आर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, और प्रमोट करता है कि हाँ भाई हमें सेटिस्फेक्शन पर्टिकुलर थ्रो में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टीम कोलैबोरेशन। अब अगर हमारे पास एथोस हैं, हम कंसीडर करते हैं हमारे एथोस को, हमारे एटिकेट्स को, हमारे एथिक्स को, तो हम अपने आप में ही उन एथोस से क्या हो जाएंगे, इनकरेज हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो हमें कैसे स्ट्रेंथ दे रहा है, कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है एज अ टीम मैनेजमेंट। तो हमें वैसा एनवायरनमेंट करके, टीम कोलैबोरेशन करके, एज अ टीम मेंबर और टीम को साथ लेके एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म ना करके एज अ टीम हमें परफॉर्म करके हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए बाय कंसीडरिंग आर इंडियन एथोस और आर एथिक्स। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम एम्पावर कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रोथ करने की, उनको अपने खुद की पता चल रही है कि हाँ भाई वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाय सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ देयर वर्किंग एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ना जो एनवायरमेंटल स्टावर्डशिप के हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल को, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गई। हमने सस्टेनेबिलिटी को पढ़ा था कि करंट में जो भी हम हमारी फुलफिल कर रहे हैं हमारी नीड्स को, उससे हमारी फ्यूचर जनरेशन सफर नहीं कर रही है। तो वैसे ही हमें एनवायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी के साथ इन्वॉल्व करके हमारे एथोस को फॉलो करना चाहिए। क्यों, जो हमारी एनवायरमेंटल स्टवार्डशिप है, मतलब अगर हमें की आई बना के रखे हमारे एनवायरमेंट पे, तो हम इन सब कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये सारी चीज़ें करेंगे और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबिलिटी को और इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस को, कि हाँ हम जो हमारा एनवायरमेंट है वहाँ पे हम ज़्यादा पोल्यूशन नहीं इंक्रीज करेंगे, कार्बन वगैरह नहीं ज़्यादा फैलाएंगे, तो यहाँ पे हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर रिलेशन। अब यहाँ पे क्या है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बिजनेस है, वो क्या मान के चलती है, कस्टमर इज द प्रायोरिटी, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेड टू द बिजनेस ग्रोथ एंड वेल बीइंग। देयर गुडविल हो गई या उनकी प्रॉफिट हो गई या उनका रेवेन्यू हो गया, वो सब किस पे डिपेंड करता है, ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमें हमारे बिजनेस में इंडियन एथोस का यूज़ करके कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच प्रमोट करना है, ताकि हम हमारे कस्टमर को प्रायोरिटाइज कर पाए, उनके सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर पाए और बिजनेस डीलिंग को क्या कर पाए, एथिकली परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। अब जो भी हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, हमें वहाँ पे एथोस का यूज़ करके हमारे एथिक्स को फॉलो करके एक ऑनेस्टी वाला क्या बनाना है, वर्क एनवायरनमेंट बनाना है, ह्यूमिलिटी वहाँ पे लेके चलनी है, सेंस ऑफ ड्यूटी लेके चलनी है कि अभी हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है हमारा रेजिलियंस इन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस क्या है, डायनेमिक है, तो वहाँ पे साइक्लिक नेचर है हमारे टाइम का, तो यहाँ पे हमें बाय इंस्पायरिंग आवरसेल्फ एनकरेज करना है रेजिलियंस को। मतलब जो भी हमारे चेंज हो रहा है ना, अगर हमें कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं तो हम उसको ईजिली क्या क्या करेंगे, अडप्ट कर लेंगे, उसको फेस करेंगे और अडप्ट टू
चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे क्या करके चलना है, जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको इंटीग्रेट मतलब एक साथ मिलके उसको सोल्व करना है, कंसीडर करना है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ना उन पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट हमें यहाँ पे बाय फॉलोइंग आवर इंडियन एथोस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या हुआ, अब अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, अब ऐसा तो है ना कि हाँ भाई हमने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, नो, जो भी हमारा डिसीजन है वो अगर हम उसको साइक्लिक व्यू से देखेंगे, टाइमली देखेंगे, सस्टेन बिजनेस सक्सेस के बारे में सोचेंगे, तो उसको हम क्या करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमारे एथोस को फॉलो करके हम कोई भी डिसीजन मेकिंग जब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि अभी हमारा इंडियन एथोस हमें क्या बोलते हैं कि हमें एज अ ग्रुप लेके चलना चाहिए, ना कि एज एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रमोट कर रहा है कि हाँ भाई हमें हमारी कम्युनिटी के साथ भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट में भी करना चाहिए, सोशल गुडविल में भी हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, सेंटिमेंट्स को फॉलो करना चाहिए और उससे अच्छे डिसीजन मेकिंग लेने चाहिए। कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एक हमारे इंडियन एथोस वैल्यूज है ना वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या करती है, बिलीव करती है कि हाँ भाई हमें फोस्टर करना है, फैलाना है, हमें भाई हमारे कल्चर की नॉलेज क्या है, नॉलेज शेयरिंग और मेंटरशिप हमें प्रमोट करनी है, हमारे इंडियन एथोस क्या है, हमारे एथिकेट्स क्या होने चाहिए, हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, कैसे हम सोसाइटल एनवायरमेंट और इकोनॉमिकल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फोस्टर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या हुआ, हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमने जो हमारे होलिस्टिक अप्रोच थी, फॉर एग्जांपल अगर हम गीता पढ़ते हैं या फिर हमारे कोई पुराने वेद पुराण पढ़ते हैं, होलिस्टिक बुक्स पढ़ते हैं, तो हमने अगर पढ़ी हैं तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्या मिलती है, सीखने को मिलती है कि हाँ जहाँ पे उन गुरु ने या फिर किसी भी भगवान ने कोई चीज़ ऐसा फॉलो किया हो कि भाई उन्हें स्ट्रेंथ मिली हो, वहाँ से उनको विन हुए वो किसी भी चीज़ में, उनको जीत मिली हो, तो यहाँ पे क्या है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम उसे सीखेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ उस टाइम उन्होंने क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया था उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो वैसे ही हम इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल पे उन चीज़ों का एज एन होलिस्टिकल अप्रोच क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से हमारे इंडियन एथोस हो गए जो करंट में मैनेजर्स को, मैनेजरल एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस को क्या कर रही है, इंपैक्ट कर रही है और हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गीता की बात करते हैं तो गीता में कहा गया है कि भाई अगर कोई पर्सन है, अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता तो ही कैन बी कंसिडर एज द बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। ओके, सो ही इज द रियल ह्यूमन बीइंग, ऐसा गीता जी में कहा गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इंडियन एथोस की ही बात करें तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या हुआ, अगर कोई भी ऐसा फोस्टरिंग हो रहा है, हमारे कन्फ्लिक्ट नेचर आ रहा है, वॉयलेंट नेचर आ रहा है, तो हम एडवोकेट क्या करेंगे कि हम उसे नॉन वॉयलेंट कन्वर्ट कर पाए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज़ करें, उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर दे और फोस्टर करें, क्या करें कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या हो, एक पॉजिटिव वर्क फोर्स, वर्क प्लेस हो, कल्चर हो। तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया। तो हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया, हमने गीता जी का एग्जाम्पल लिया। तो ये हमारे इंडियन एथोस को क्या क्या कर रहा है, हम किस चीज़ से इम्पैक्ट हुए, हमारे इंडियन एथोस से, और इंडियन एथोस का हमने एग्जाम्पल क्या लिया, गीता जी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कैसे जो हमारे इंडियन एथोस हैं वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो गुरु शिष्य ट्रेडिशन था हमारे ट्रेडिशनल टाइम में। तो यहाँ पहले क्या होता था, गुरु जो ज्ञान देता था वो शिष्य क्या क्या कर लेता था, एडॉप्ट कर लेता था। वैसे ही अगर हम मैनेजमेंट में देते तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई जो भी हमारे मैनेजमेंट है, जो भी हमारे ट्रेनीज है, जो हमें ट्रेन कर रहे हैं, हमें उनसे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम उसको एम्फेसाइज करते हैं गुरु शिष्य से, तो गुरु से तो मेंटरशिप आ सकती है और शिष्य से क्या लर्निंग हो सकती है जो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी क्या हो गया कि हाँ भाई हमें फाइंड करना है कि हमें जो भी हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव की वैल्यू क्या है, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमें प्रमोट करना है डाइवर्सिटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। अब हम क्या एनकरेज कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन एथोस की ही बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशंस हैं हमारे, अगर हम पुराने टाइम में देखते हैं कि हाँ भी ऐसी ऐसी वैल्यूज़ को फॉलो किया जा रहा था, ऐसे ऐसे न्यू इनोवेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा था, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हाँ भी करंट में जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है हम उसी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन लेके आए। ऑब्वियसली करंट की इनोवेशन ज़्यादा है, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल है, हमें वो फॉलो करने चाहिए, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हम हमारे इंडियन एथोस से भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंडियन एथोस भी क्या है, एक इनोवेशन हमें प्रोवाइड करती है, हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, हम इंस्पिरेशन
इनोवेशन को अडॉप्ट करके एक साइक्लिकल व्यू ऑफ टाइम से इनोवेशन थिंकिंग ला सकते हैं और उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारी नीति है हम उसके अंदर क्या ला रहे हैं, यहाँ पे सुधार ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ओके, उसको फॉलो अप करके चल रहे हैं, उसको बना के चल रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, जो भी हमारा रोल ऑफ इंडियन एथोस है, जो इंडियन एथो रोल परफॉर्म करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो कैसे ये रीइंफोर्स कर देता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो भी हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस है, वर्किंग है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि भाई हमें सारी चीज़ क्या करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स आवर स्टेक होल्डर जो भी हो गए। पर यहाँ पे स्टिल वही बात अक्कर होती है कि हमें जो हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो ज़रूरी नहीं है हमारा शेयर करना। बस इतना हमें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए कि भाई हमारे शेयर होल्डर्स को या फिर स्टेक होल्डर्स को अगर इन चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें, जो भी हम उन्हें डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, टाइमली सारी अकाउंटेबल हमारी फॉर्म होनी चाहिए, जो भी हमें सामने वाले को जो भी हमारी अकाउंटेबिलिटी आंसर देना है वो हमें टाइम टू टाइम उन्हें प्रोवाइड कर देना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी क्या हो गया, हमें एज अ ग्रुप काम करना चाहिए, नॉट एज एन इंडिविजुअल, जो भी हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होगी। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस दैट हाउ इंडियन एथोस आर रियली हेल्पफुल फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, हम बोल सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंडियन एथोस हमें हेल्प करते हैं, कैसे हम इंडियन एथोस को फॉलो करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, कैसे हम फॉलो करके स्ट्रेटेजिक अप्लायंस कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।